नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम एक ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आपसे बातचीत करने आए हैं जो शायद इस वक्त बात करना बहुत जरूरी है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत ने पाकिस्तान को पीटा, पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए। उस हालत में भी क्या भारत का कोई अधिकारी, और कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं, रॉ का पूर्व चीफ अगर यह कहे कि पीओके तो एक काल्पनिक चीज है, भारत अपना कश्मीर ले, पाकिस्तान को उसका कश्मीर दे दे, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बंटवारा हो जाए, बस इतना होना चाहिए। अगर रॉ का कोई पूर्व अधिकारी या चीफ यह कहे आपके सामने कि पुलवामा का जो अटैक हुआ था वो बीजेपी उसका फायदा उठा रही थी, अगर कोई रॉ का यह अधिकारी या उसके बारे में ऐसी खबर आए आपके पास कि वो आईएसआई की तारीफ करे, तो आपको कैसा लगेगा? इस वक्त हमारे देश में रॉ का एक ऐसा अधिकारी मौजूद है, या आप चीफ कह लीजिए, पूर्व चीफ वो रह चुके हैं, जिनका नाम है एस दुलत। दुलत साहब को विवादों से इतना गहरा रिश्ता हो चुका है कि वो कुछ भी बोलते हैं, और बोलते हैं तो सोचते नहीं कि ये भारत के लिए है या पाकिस्तान के लिए कोई नैरेटिव बनेगा। उनसे भारत पर सवाल पूछो तो गुस्सा जाते हैं, तिलमिला जाते हैं, जैसा कि हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं, उसमें उन्होंने एक यूट्यूबर के साथ किया, एक पत्रकार के साथ किया है। उनका एक विवादित इतिहास भी रहा है। वो आईएसआई चीफ की तारीफ कर चुके हैं, आईएसआई के एजेंट्स के साथ मिलकर किताब लिख चुके हैं, और लोग ऐसा उन पर आरोप भी लगाते रहे कि अपनी किताब बिकवाने के लिए उन्होंने भारत के लिए कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए, भारत के खिलाफ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए। हमारे साथ इस वक्त रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद साहब मौजूद हैं, जो खुद भी रॉ में रह चुके हैं, इसलिए हमने रॉ चीफ पर बातचीत करने के लिए उन्हें ही आमंत्रित किया है। बहुत बहुत स्वागत है सूद साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जब पहली बार ये वीडियो देख रहा था तो मेरे जहन में एक सवाल यही उठा कि क्या रॉ का एक अधिकारी, रॉ का पूर्व चीफ, वो भी पूर्व चीफ, इस हद तक सोच सकता है कि पीओके पर बात मत करो, आईएसआई के साथ मिलकर किताब लिखो, राहुल गांधी की यात्रा में जाओ, किताब बिकवाने के लिए भारत के खिलाफ नैरेटिव चलाओ? ये दुलत साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको क्या समझ में आया? देखिए, मैं तो इनको बड़ा पुराना जानता हूं। इनकी आप देखिए जिस तरीके से बात कर रहे थे, यूट्यूबर से धमकी दे रहे थे, गालियां दे रहे थे, क्या आपको लगता है कि कोई समझदार आदमी है? ये ऐसा लगता है गली के गुंडे हैं। इस टाइप का इनका एटीट्यूड था। और मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूं, लोगों को बता दूं कि दुल्लत साहब बेसिकली आईबी से आए थे, और ये अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज कर करके रॉ के अंदर आ गए थे। और इनको लाने वाला कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे आए थे। इनको लाने वाले थे उस टाइम के एनएसए ब्रजेश मिश्रा, साथ में एलके अडवाणी इनको लेके आए थे रॉ के अंदर। और एक इनका पर्पस था यहाँ पे इनको लाने का। इनका पर्पस ये नहीं था कि कंट्री को अच्छे से लगाया जाए, अच्छे से चढ़ाया जाए। एक पर्पस था कि अटल बिहारी वाजपेयी की पीठ पे छुरा घोंपा जाए। बहुत से इंसिडेंट है जिसको मैं कह सकता हूं कि जब दुल्लत वहां पे थे तो क्या किया था। दुल्लत को लाने का पर्पस था कि आप रॉ में आइए, क्योंकि आपका रॉ और आईबी दोनों पे कंट्रोल रहेगा। फिर आप देखिए क्या क्या इंडिया के अंदर हुआ। कारगिल युद्ध हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, जो बात ठीक नहीं है। फिर आपके IC-814 हाईजैक हो गया। वो ये बात नहीं करते कि यहाँ पे फेलियर होगा, वो कहते कि मैं एक अपने कमांडो भेजना चाहता था बाहर के अंदर, इंडिया में कमांडो नहीं भेजे, और यहाँ पे फेलियर नहीं था क्योंकि मेरे पास वो आदमी मौजूद है जिसने पूरी इंफॉर्मेशन दी थी कि IC-814 हाईजैक होगा। फिर भी इसको होने दिया। फिर पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, तभी एडवाइजर थे, वो अटैक होने दिया, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन थी, तब भी होने दिया। और बहुत सी चीजें हैं जो होने दी। क्यों होने दी? देश को इनको क्या प्यार नहीं है? आप इनका देख लीजिए एटीट्यूड। राहुल गांधी की यात्रा में जाते हैं, कोई रॉ का चीफ गया वहां पे? क्या रॉ का छोटा भी अधिकारी गया ऐसी यात्रा के अंदर? दुल्लत क्यों गए? क्योंकि लॉयल्टी इनकी कहां पे? लॉयल्टी इनकी बीजेपी के साथ तो है नहीं, वो तो बात पक्की है। लेकिन और जिस यूट्यूबर को ये गाली गलौज कर रहे थे, उस यूट्यूबर ने सवाल भी पूछा तो ये खुलकर कह रहे हैं कि हमारा आइडियोलॉजिकल जुड़ाव है कांग्रेस के साथ। देखिए, आपको मैं एक बड़ी क्लियर बात बता दूं कि एक रॉ के चीफ थे मनमोहन सिंह, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। जब रिटायर हुए तो मनमोहन सिंह से बात करने गए कि सर मैं रिटायर हो रहा हूं, तो मनमोहन सिंह ने उनसे कहा कि आप जाइए मैडम से भी मिल लीजिएगा। कह रहे मैंने 10 सेकंड के लिए सोचा, फिर मैंने कोई बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है, मिल लेता हूं। उन्होंने हाँ कर दी। कहां पे होंगी मिसेस सिंह?
तो मनमोहन सिंह ने कहा, सिंह मैडम नहीं, सोनिया मैडम। फिर उन्होंने कहते मैंने 5 सेकंड के लिए सोचा, फिर कहा कि मैं उनसे क्यों मिलूं, वो तो पॉलिटिशियन है, मुझे पॉलिटिशियन से क्या लेना। रॉ के आदमी किसी पॉलिटिशियन से टच में नहीं रहते। और फिर उन्होंने मना कर दिया। तो मनमोहन सिंह की लॉयल्टी किसके साथ थी? वो थी सोनिया गांधी के साथ। बिल्कुल सच्ची बात है कि उनको तो उन्होंने पीएम बनाया था। लेकिन रॉ के चीफ की किसके साथ लॉयल्टी होनी चाहिए? उसकी लॉयल्टी होनी चाहिए देश के साथ, जनता के साथ, और देश की जो पॉलिसीज हैं, यानी कि देश के इंटरेस्ट की जो पॉलिसी है उनके साथ है। लेकिन दुल्ला साहब की लॉयल्टी किसके साथ है? कभी राहुल गांधी की यात्रा में चले जाते हैं, कभी कहते हैं कि मैं एक क्लब का इलेक्शन लड़ूंगा, वहां पे भी हार जाते हैं। आप देश की इंसल्ट कर रहे हो, रॉ की इंसल्ट कर रहे हो ऐसे काम करके। फिर बहुत सी बातें हैं, IC-814 की हाईजैकिंग की बात हो सकती है कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन थी तो क्यों नहीं उसको रोका गया? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया गया कंसर्न अथॉरिटी से। और जब प्लेन 1 घंटे तक अमृतसर में खड़ा रहा तब भी कोई काम नहीं किया। जब चला गया यूएई के अंदर तो कहते हैं कमांडो भेजेंगे, तो यहां के नहीं भेजे कमांडो। बहुत से क्वेश्चंस हैं दुल्ला साहब के बारे में। और देखिए, एक स्पेशल ऑफिसर हैं दुल्ला साहब रॉ के, जिनका जो ब्रिटेन में घर है, और उस घर में बैठ करके इन्होंने आईएसआई के चीफ के साथ एक किताब लिखी। फिर ये कहते हैं कि आईएसआई ज्यादा मजबूत है, आईएसआई बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, रॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप आईएसआई के एजेंडे पे पार्टिसिपेट करोगे, उनके एजेंडे को आगे लेके जाओगे, तो नेचुरली रॉ तो फेल हो गई। आज क्यों नहीं है? आज क्या हो रहा है? ये तो पूरे देश के लिए हैरानी हुई ये सुनकर कि आप भारत की सबसे बड़ी एजेंसी के चीफ रह चुके हैं और आप तारीफ कर रहे हैं अपने दुश्मन देश के इंटेलिजेंस एजेंसी की तारीफ कर रहे हैं आप। अब मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं अपने दर्शकों को भी कि आईएसआई का चीफ था असद दुर्रानी, उसको इन्होंने बेस्ट फ्रेंड कहा था, किताब भी लिखी थी असद दुर्रानी के साथ मिलकर। यही नहीं, हिजबुल का जो प्रमुख था सलाहुद्दीन, उसके बेटे को मेडिकल कॉलेज की सीट दिलवाई इन्होंने। इसके अलावा यासीन मलिक को जब फांसी देने की बात उठ रही थी तो इन्होंने बचाव किया कि फांसी नहीं होनी चाहिए, इससे क्या हासिल होगा। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तब भी ये कह रहे थे कि इससे भारत को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। द कश्मीर फाइल्स आई तो उसको इन्होंने प्रोपेगेंडा फिल्म बनाया। कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जब इसी यूट्यूबर ने सवाल पूछा तो कह रहे हैं कि आपको पता है कि कश्मीरी पंडितों से ज्यादा वहां मुसलमान मारे गए। आप देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जब आईबी में थे, वहां पे एक कश्मीर में पोस्टेड थे, उनको कश्मीर से बहुत ज्यादा प्यार भी है, वहां पे पोस्टेड थे। तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई आईबी के ऑफिसर्स की कश्मीर के अंदर, जहां पे मिलिटेंसी चल रही थी, वहां पे बुलाई आईबी के ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस जो उस एरिया के अंदर पोस्टेड थे, और सारा का सारा जो आईबी का यूनिट था उसको एक्सपोज कर दिया। और उसके बाद कम से कम 5 आईबी के ऑफिसर्स का मर्डर कर दिया गया। ये दुल्लत साहब के टाइम में हुआ। दुल्लत साहब के टाइम में इन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई वहां पे। देखिए, जब कोई सीनियर आदमी काम करता है तो ऊपर वाले कई बार आंख बंद कर लेते हैं। आईबी के डायरेक्टर ने शायद सोचा नहीं होगा कि क्या पर्पस है इनका। वहां पे कॉन्फ्रेंस बुलाई और कॉन्फ्रेंस के बाद वहां पे 5 आईबी के ऑफिसर का मर्डर कर दिया गया। यानी कि इंटेलिजेंस सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया। उसके बाद जब आपके मर्डर हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? क्या बाहर निकल पाओगे? क्या काम कर पाओगे? तो दुल्ला साहब के तो बहुत कंट्रीब्यूशन है, उनका बहुत एहसान है पाकिस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान पे कोई एहसान नहीं है। मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि रॉ में इनको लाया गया था पर्पस के लिए। यानी कि जब यहाँ पे दुल्ला साहब रॉ में आए थे तो ये इंचार्ज थे पाकिस्तान के, नंबर 2 पे थे। और उसके बाद कारगिल का युद्ध हुआ। जब कारगिल का युद्ध हुआ तो ये कहा कि यहाँ पे इंटेलिजेंस फेल हो गई, बताया नहीं गया। लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि जब इतनी बड़ी मूवमेंट है पाकिस्तान की आर्मी की, तो क्या रॉ को पता नहीं चलेगा? हमारे बहुत से यूनिट्स हैं जो मॉनिटरिंग करते हैं पाकिस्तान की आर्मी की। मैंने खुद एक काम किया हुआ है। तो कैसे हो सकता है कि पता ना चले? लेकिन आर्मी को इंफॉर्मेशन नहीं दी गई ताकि पाकिस्तान को फायदा हो। और दुल्ला साहब उस टाइम पे नंबर 2 पे थे। नंबर 1 पे थे एक हमारे जो चीफ थे उस टाइम पे, नाम मैं भूल रहा हूं। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये फेलियर के बाद नंबर 1 जो थे उनको तो बना दिया जाकर के गवर्नर, और दुल्ला साहब को रॉ का चीफ बना दिया। फिर एक और डेवलपमेंट हुई, वहां पे IC-814 की हाईजैकिंग हो गई दिसंबर 1999 में। हाईजैकिंग की पूरी रिपोर्ट दी थी एक रॉ के ऑफिसर ने, जो पोस्टर था नेपाल के। गलती निकाल दी उसमें भी भारत सरकार बिल्कुल निकाली। हाँ, गलती उस आदमी की थी जिसने रिपोर्ट किया। उसने रिपोर्ट दिया कि IC-814 हाईजैक होगा, और ये खबर हाईजैकिंग के कम से कम 15 दिन पहले दी गई थी, नेपाल से दी गई थी। इंफॉर्मेशन यहां भेजी गई
लेकिन उसको इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया गया और प्लेन को हाईजैक होने दिया। इवन जो यूनिट का हेड था काठमांडू के अंदर, उसको पता था, लेकिन उसने इस इंफॉर्मेशन को अपने बाकी स्टाफ के साथ शेयर नहीं किया। और जब प्लेन हाईजैक हो गया और वहां पे कमांडो जाके प्लेन के अंदर हाईजैक कर उसको ले गए, तो प्लेन के अंदर जब इन्होंने अपने चाकू निकाले या गन्स निकाली, तो वहां पे लोगों ने कहा, जो पायलट था उसने कहा कि भाई हमारे पास तो ये नहीं, और कहा कि आप चलिए पाकिस्तान। उसने कहा मेरे पास इतना पेट्रोल नहीं, मैं आपको मैक्सिमम आपको अमृतसर ले जा सकता हूँ। और उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। जब उसने रास्ता चेंज किया, इस साथ में प्लेन की स्पीड भी कम कर ली और अमृतसर की तरफ चला गया। तो उसको लगा कि मैं अमृतसर जाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे कमांडो आ जाएंगे, मेरे प्लेन को छुड़वा लेंगे। प्लेन आपका लैंड हो गया अमृतसर एयरपोर्ट पे, और लैंड होने के बाद 1 घंटे तक वेट करता रहा। तब तक वहां पे जो कमांडो थे आर्मी के, एक ब्रिगेडियर अपने टैंक और कमांडो लेके आया, साथ में पंजाब पुलिस के कमांडो वहां पे पोस्टेड थे, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्लेन को वहां से उड़ने दिया। अगर प्लेन को वहां रोक देते या कोई इनको कमांडो को ऑर्डर देते तो प्लेन को वहीं रोक लिया जाता और हम अपने लोगों को बचा सकते थे, लेकिन प्लेन को उड़ने दिया। इवन अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं बताया गया कि यहाँ पे प्लेन लैंड हुआ है या हाईजैक हुआ है। जब प्लेन वहां से जाकर के चला गया पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर गया, तो इन्होंने पाकिस्तान के गवर्नमेंट से कहा कि इस प्लेन को आगे उड़ने मत देना। उस टाइम पे जो वहां पे एम्बेसडर थे, इंडिया के हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान के अंदर, पार्था सारथी, वो हेलीकॉप्टर लेके पहुंचे प्लेन के पास जहां पे एयरपोर्ट पे प्लेन खड़ा था। उससे पहले पाकिस्तान ने प्लेन उड़ा दिया वहां से, और तब भी कुछ नहीं, एक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद प्लेन चला गया यूएई के अंदर। जब यूएई के अंदर प्लेन गया तो कहते कि हम तो कमांडो भेजेंगे। यूएई की गवर्नमेंट से कहा हम तो कमांडो भेजेंगे यहाँ पे। यूएई की गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि एक वाइड सी रिक्वेस्ट थी इनकी। यूएई ने क्या किया कि उस प्लेन के अंदर जो बच्चे और लेडीज थे उनको तो उतार लिया, प्लेन को उड़ने दिया। उसके बाद प्लेन चला गया आपका अफगानिस्तान के अंदर, जहां पे तालिबान के लोग खड़े हुए थे, और वहां पे तब भी कहते कि हम कमांडो भेजेंगे। भाई जब प्लेन अमृतसर में खड़ा रहा तब तो तुमने कमांडो नहीं भेजे, और जब प्लेन चला गया बाकी कंट्रियों के अंदर कहते कमांडो भेज देंगे। फिर आज तक दुल्लत साहब ने इस चीज का जवाब नहीं दिया। क्या यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर था, या यहाँ जानबूझ के गलती की गई, क्या यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी चल रही थी पाकिस्तान के साथ? और तभी तो आज आईएसआई का नाम लिया जाता है कि आईएसआई बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जब रॉ के लोग पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे तो रॉ तो डूबेगा ही, देश भी डूबेगा, किसी को देश की चिंता नहीं है। और यही काम हुआ था कारगिल के अंदर। मतलब कारगिल का वार हमने बहुत मुश्किल से जीता, अपने लोगों के सेक्रीफाइस करके। अगर हमने पहले इंफॉर्मेशन दे दी होती आर्मी को तो कारगिल का वार ही नहीं होता। और आप देखिए उसके बाद क्या हुआ। अच्छा, दुल्लत साहब आपने को जो बताया कि आईबी से आए थे दुल्लत साहब और रॉ के चीफ बन गए थे, तो इनका उस समय की सरकार के साथ कैसा कनेक्शन था? आप जो बता रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पसंद नहीं करते थे, तो किसके पसंद से ये रॉ चीफ बनाए गए थे? देखिए ऐसा था, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे काफी सीधे आदमी थे, पोएट थे। वो मोदी जैसे नहीं थे या इंदिरा गांधी जैसे नहीं थे जिसने पॉलिटिक्स खेली हो। आप अटल बिहारी वाजपेयी पोएट टाइप के आदमी थे, नॉलेजेबल थे, अच्छी बात करते थे, हर एक पे भरोसा कर लेते थे। तभी तो उनके साथ ये हुआ। फिर आप देखिए पार्लियामेंट का अटैक हुआ 2001 में, तब दुल्लत साहब एडवाइजर। देखिए जब यहाँ पे IC-81 की हाईजैकिंग हुई तो दुल्लत साहब को यहाँ से हटा करके अपना टेन्योर पूरा करने के बाद एडवाइजर बना दिया कश्मीर के अंदर। और उसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक हुआ 2001 में, जिसकी इंफॉर्मेशन रॉ के पास थी, और इंफॉर्मेशन दिल्ली में भेजी गई थी नेपाल से, लेकिन वो अटैक होने दिया। और पर्पस क्या था? कॉन्स्पिरेसी चल रही थी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कि इनकी गवर्नमेंट को गिराया जाए और बदले में कोई और यहाँ पे गद्दी बैठ जाए, या यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट लाई जाए। जो रॉ का ऑफिसर या रॉ का चीफ, क्या आप जो अपने यात्रा में जा सकता है राहुल गांधी की, तो आप सोच सकते हो कि कितना कैलिबर होगा उसका, क्या उसकी कैपेबिलिटी होगी और क्या उसकी लॉयल्टी होगी। जो लॉ के लोग होते हैं उनकी लॉयल्टी है देश के साथ, उनकी लॉयल्टी किसी पार्टी के साथ नहीं है। आईबी के लोगों का इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, पॉलिटिशियन के साथ, लेकिन रॉ के लोग कभी किसी पॉलिटिशियन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। अच्छा सर, मुझे एक तभी बात आपने बताइए, देखा, क्या इनकी जैसे रिटायरमेंट के बाद क्या इनकी कोई जिम्मेदारी देश के प्रति नहीं है? क्या इनको देश से पेंशन नहीं मिलता होगा? क्या देश के टैक्स से जो इनको पेंशन जाता है उसका ये जो धर्म निभा रहे हैं, क्या ये सही दिशा में जा रहे हैं? देखिए इनकी लॉयल्टी जिसके साथ है आपको समझ आ गया होगा किसके साथ इनकी लॉयल्टी है। हाँ। जब आईएसआई के आदमी के साथ जाकर के ये किताब लिख सकते हैं, और यहाँ पे ज्योति मल्होत्रा जो आईएसआई के साथ थोड़ा सा काम कर लिया उसको तो जेल भेज दिया गया, लेकिन ऐसे जो लोग तो खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि बड़े आदमी पे एक्शन नहीं होता। और अगर आज की डेट में किताब लिखते हैं आईएसआई के ऑफिसर के साथ तो इनको जेल भेज दिया जाता। और मैं सोचता हूँ गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए, पूरी इनके टेन्योर की इंक्वायरी करनी चाहिए कि क्या काम किया इन्होंने। और इसके साथ तो बहुत से और इंसिडेंट है जो दुल्लत साहब के टाइम में हुए।
बहुत सी जगह जाते थे, इनके जो एक्टिविटीज हैं आपको शर्म आ जाएगी बताने की, मुझे शर्म आ रही है उन एक्टिविटीज को बताने के ऊपर। एक दिल्ली के अंदर एक क्लब है, उसका इलेक्शन लड़ते थे जो पीएम घर के पास है, इलेक्शन हार जाते थे लेकिन फिर भी लड़ते रहे क्योंकि उनको वहां पे कंट्रोल चाहिए था उस क्लब का। उसका कंट्रोल मिलने का मतलब था कि वहां पे कुछ अकोमोडेशन भी फ्री मिल जाती, खाने पीने की चीजें फ्री मिल जाती, किसी को एंटरटेन कर सकते थे, सारा कुछ कर सकते थे। पैसा होना आदमी को करप्शन नहीं है, पैसे के बाद उसका जो लालच है वो करप्शन होती है आदमी की। और अगर आप इतना अचीव कर चुके हैं गवर्नमेंट से, स्पेशली अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम यहाँ पे राव के चीफ बन चुके हैं, तो फिर आपकी लॉयल्टी कांग्रेस के साथ क्यों है? आपकी लॉयल्टी तो देश के साथ होनी चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं है कि आप बीजेपी के साथ रहे ना रहे, किसी के साथ ना रहे, लेकिन देश को तो लॉयल रखें। फिर आप गालियां देते हैं, जैसे गली के गुंडे होते हैं उस टाइप की गालियां देते हैं, तो किस टाइप के आदमी है? क्या इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और मुझे तो हैरानी होती है जो आपने ये बात बताई कि बताइए इस देश का, हमारे देश का रॉ चीफ क्या इस हद तक जा सकता है कि एक लोकल लेवल पर एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन के चुनाव में वो बार बार लड़ता हो ताकि उसे पावर चाहिए, और पावर का वो इतना भूखा हो, जो रॉ चीफ रह चुका है, जिसने पता नहीं कितने देशों में काम किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और मैं छोटी सी आपको बात बता दूं जी। जब कारगिल का वार चल रहा था तो वहां एक पत्रकार चली गई थी कारगिल के अंदर, हाँ याद होगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं फोन लेके गई थी, नहीं बोलना चाहता, मैं समझ गया आप किसकी नहीं, बात बरखा दत्त नाम है, क्यों ना करे, बरखा दत्त उसका नाम था, और वहां चली गई थी कारगिल के अंदर, उसके पास पूरी कवरिंग करने। क्या कवर करना था आपने वहां से? किसने भेजा आपको वहां पे? क्या आर्मी चीफ ने आपको खुद बुला लिया था? आर्मी चीफ को रॉ के ऑफिसर्स का एक फोन गया था कि इसको आप आने दीजिए अंदर, और चली गई वहां पे। और जब उसके साथ एक मुस्लिम था जो उसका कैमरामैन था, जो हैंडल कर रहा था, उसके पास सैटेलाइट फोन था बरखा दत्त के पास, और वहां से उसने कहा जी मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ, यहाँ पे ये है फलाना, यहाँ पे एक डिपो है, और जैसे ही उसने कहा डिपो है, डिपो पे बम गिरा दिया गया और बर्बाद हो गया। बरखा दत्त खुद नहीं गई थी, उसको भेजा गया था। तो गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए, जो इस टाइम पे वीपी मलिक थे, उस टाइम पे आर्मी के चीफ, कि किसके ऑर्डर पे बरखा दत्त को वहां भेजा गया। पता चल जाएगा सबको कौन है। गद्दार बहुत ज्यादा नहीं होते, गद्दार 2 ही होते हैं या 4 होते हैं, लेकिन गद्दारी करना देश के साथ इनका एक एजेंडा बन चुका कुछ लोगों का। आप पैसा भी यहां से लेते हैं, पेंशन भी यहां से लेते हैं। अगर आपको इतना प्यार है पाकिस्तान के साथ तो चलिए पाकिस्तान के अंदर। लंदन में इनका घर है जहां पे आईबी के और आईएसए के लोग भी वहां पे आते हैं इनके घर के अंदर। साहब का घर है लंदन में? जी, वही तो बैठ के किताब लिखी होगी इन्होंने, और कहां लिखी होगी? कोई आईएसए के चीफ इंडिया तो नहीं आ गए थे, या ये पाकिस्तान तो नहीं गए? सर बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है एक भारतीय होने के नाते कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को अपनी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी को की कमान सौंप दी थी, जो शायद हमारे देश के प्रति लॉयल नहीं है, जो शायद हमारे देश के जो प्रमुख एजेंडे इस वक्त होने चाहिए उन्हीं पर सवाल उठाता है और उन्हीं पर आघात करता है। दर्शकों, हम चाहेंगे कि आप भी इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर रखें। इस वीडियो से अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो जो आपके काम की हो, जो आपको कुछ सिखा रही हो, तो आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। नमस्कार।